हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। है ना? तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और पूरी मेहनत कीजिए। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट पार्ट। हमने दो पार्ट्स इसके किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड आई होप आपको प्रीवियस टॉपिक समझ में आए होंगे और उनका कैसे एग्जाम में यूज करना है वो भी आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। और अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज वो पार्ट्स जरूर देखें। सो टुडेज पार्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूरा होना, कंप्लीट। ठीक है? तो यहाँ जो भी जितने भी टेंसेस है ना, उनका जो टाइटल है वो उनका मीनिंग और यूसेज दोनों ही एक्सप्लेन करता है। ठीक है? तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ अभी कि जैसे कंटिन्यूअस में क्या था कि एक्शन कंटिन्यूटी में थे, कंटिन्यूटी में था या फिर प्रोग्रेशन में था, कि वो हो रहा था, चल रहा था। इनडेफिनेट में ऐसा एक्शन था जो कि होता है, इनडेफिनेटली होता है, बगैर किसी टाइम लिमिट के। और परफेक्ट में मतलब कंप्लीट है, कोई चीज पूरी होती है, कंप्लीट होती है, तभी हम उसको क्या कहते हैं? परफेक्ट। ठीक है? तो कंप्लीट होना मतलब यहाँ पर वो चीज पूरा है। तो कोई कार्य जब पूरा होता है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा बताया जाता है। और क्या पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट में? आपको सेंटेंसेस में जो वाक्य होते हैं हिंदी में, जब आप कुछ व्यक्त करते हैं तो अगर आप ऐसे करते हैं कि उसके अंत में आता है चुका है, कि वह जा चुका है, वह खा चुकी है, वे काम कर चुके हैं। सो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका हूं। ठीक है? जो कि आई के साथ यूज किया जाता है, चुका हूं, चुकी हूं। ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि उसने ये काम किया है। अब किया है में भी तो कंप्लीट हुआ है ना, और प्रेजेंट में ही हुआ है। तो जिन शब्दों के बाद या है, ठीक है, या गया है, गई है, ठीक है, आ आता हो जिन शब्दों के बाद, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? ये वही है जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बस आपको फर्क पहचानना है। आ है, ई है, ए है, वे गए हैं, वे लाए हैं। ठीक है? तो ये ए जिसमें आता है, ए या ये वाला ये है। ठीक है? तो जिन शब्दों के अंत में ये सफिक्स कहे जाते हैं, ठीक है, या है, आ है, ई है, ए है, ये सफिक्स होते हैं। जैसे कि गया है, वह अभी गया है, तो हम क्या कहेंगे उसको कि ये काम अभी अभी हुआ है ना? या गए हैं, उन्होंने ये काम लिया है। ठीक है? लिया, तो इस तरीके से ये या फिर आया, है ना, हुआ है, हुआ, या हुई। तो इन शब्दों में क्या हो रहा है कि ये जो सफिक्स है, अंत में जो साउंड है, ये जब आती है और साथ में है हो, तो इसका मतलब वो परफेक्ट टेंस का आपको यूसेज बता रहा है। ठीक है? तो आप इन चीजों को ध्यान रखो कि ये साउंड्स अगर आती हैं तो परफेक्ट टेंस होगा, वो भी प्रेजेंट का। तो कार्य के पूरा होने का हमें पता चलता है इन टेंसेस में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वाक्य कुछ ऐसे बनता है कि वह अपना कार्य कर चुका है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपना कार्य कर चुका है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि कंप्लीशन है, देयर इज अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, कि कार्य पूरा हुआ है, पूरा होने की बात हो रही है। तो वह कौन होता है, क्योंकि ये चुका है मतलब मेल है, तो वह यहाँ पर ही है, थर्ड पर्सन है। अपना क्या होता है, अगर वह का अपना हुआ तो मतलब उसका पोजेसिव सेंस लेंगे हम, वो होता है हिज, ठीक है। हिज कार्य क्या होता है, वर्क, कर चुका, ठीक है, करना होता है डू, और क्योंकि चुका है मतलब यहाँ पर हो गया है वो काम, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म, राइट। लेकिन है भी तो, इसका भी करना है ना कुछ, तो यहाँ पर है के साथ हैज का इस्तेमाल होगा। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल हो रहा है और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, मतलब जो करता है, उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो कि टेंस बताती है। यहाँ पर हैज का होना मतलब ये प्रेजेंट टेंस को बता रही है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। सो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, V3 जिसको हम कहते हैं, और साथ में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, कि क्या किया गया, क्या लाया गया, ठीक है, क्या खाया गया, या कहाँ पर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको व्हाट, whom, वेयर, कि क्या, कौन, या किसको, वेयर कहाँ, ठीक है, या फिर समय बताएगी, या जो भी चीज है, वो ऑब्जेक्ट में अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। हमने अलग अलग तरह के वाक्य देखे हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट भी अलग इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन या तो सब्जेक्ट के बारे में होती है या फिर उस कार्य के बारे में होती है जो कि किया गया है। तो अब इनमें से जो हमने शब्द लिखे हैं, इनमें से पहचाने कि सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट हमारा आएगा ही, एक सेकेंड, सब्जेक्ट आएगा ही, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या बताई मैंने, हैज, ठीक है, क्योंकि ही है। अब याद रखो, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ये हो गया सिंगुलर, ठीक है, इनके साथ यूज किया जाएगा हैज। फिर आता है आई, वी, यू, दे, या बाकी के प्लूरल्स, उनके साथ यूज किया जाएगा हैव, ठीक है। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, क्या क्या होंगी, हैज या हैव, ये हेल्पिंग वर्ब होंगी, ठीक है, और मेन वर्ब होगी थर्ड फॉर्म। तो हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो जो हमारा वाक्य है उसमें अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, वो होगा ही के साथ यूज किया जाएगा हैज। देन मेन वर्ब क्या है, डन, ठीक है, वो भी थर्ड फॉर्म। जैसे इसमें थ्री फॉर्म्स होते हैं, डू, डिड और डन। डू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो इस्तेमाल किया, डिड मतलब जो पास्ट की बात करते हैं, और डन मतलब थर्ड फॉर्म होती है। तो ही हैज डन, हमेशा याद रखिए हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। यहाँ पर कभी भी डिड नहीं आएगा हैज के साथ, ना कभी डू आएगा। सो ही हैज डन हिज वर्क, ये हो गया हमारा सेंटेंस। ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, डन
मेन वर्ब है जो कि बताती है कर चुका, ये इकट्ठा है कर चुका, यहाँ पर कर चुका मतलब डन है, मतलब हैज, अपना कार्य वह कर चुका है, क्या, हिज वर्क, अपना कार्य, ही हैज डन व्हाट, हिज वर्क। तो यहाँ जो हिज वर्क है ये ऑब्जेक्ट का वो पार्ट है जो आंसर देता है व्हाट को, कि उसने क्या किया। ही हैज डन, उसने किया है, क्या किया है, हिज वर्क। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बता रही है, व्हाट, कि क्या उसने किया है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और फर्स्ट एग्जाम्पल। आई होप आपको क्लियर होगी बात। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है जो हमें सीखनी है यहाँ पर, वो हम एग्जाम्पल देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये तो था सिंगुलर का। अगर मैंने लिखा यहाँ पर वे घर जा चुके हैं, वे घर जा चुके हैं, इस केस में क्या हुआ, वे कौन होता है, वे है दे, घर क्या होता है, होम, जा चुके, अब जाना क्या होता है, गो, और चुके हैं तो मतलब फिर से थर्ड फॉर्म, तो गो की थ्री फॉर्म्स क्या होती हैं, गो, वेंट और गोन। ये भी आपको पता होनी चाहिए टेंसेस के सही इस्तेमाल के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, गॉन, अब चुके हैं, ठीक है, जा चुके मतलब गॉन, है मतलब दे, दे हैं, वे मतलब प्लूरल है। तो वे अगर गए हैं तो उसके साथ हमें हैव का इस्तेमाल करना है टू शो द टेंस। टेंस का देखो, हैज और हैव का इस्तेमाल आपको टेंस की पहचान बताने के लिए करना है, कि हैज और हैव है तो मतलब प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, तो दे, होम, गॉन, हैव, क्या इसका सेंस बन रहा है, नहीं। ऐसा लग रहा है कि हिंदी में तो ठीक है वे घर जा चुके हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर हम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि सेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर तो फिर से वही यूज करना है, कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से देखो सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ दे, हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, हैव, मेन वर्ब क्या हुई, जो कि मेन कार्य हुआ है वो है गॉन, और कहाँ गए हैं, होम, होम। तो जो होम है ये आपकी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बता रही है कि कहाँ गए हैं, वेयर। तो जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट का काम है ये बताना कि क्या हुआ, किसने किया, कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें जो बताती है वो ऑब्जेक्ट बताती है। तो जैसे जैसे यहाँ पर उसने बताया कि वे कहाँ गए हैं, वे गए हैं, दे हैव गॉन, बट कहाँ, होम। तो ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमें वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस होते नकारात्मक, जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन स्ट्रक्चर में क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आप लिखे, उसके बाद नॉट, और फिर मेन वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को लगाना है, एंड देन द ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हुआ। तो जैसे वे घर जा चुके हैं, क्या होगा, अगर हम इसको नेगेटिव बना देंगे तो क्या हो जाएगा, वे घर नहीं गए हैं। ठीक है, अब उसमें हम ये नहीं लिखते, वरना हिंदी में अजीब सा लगता है बोलना कि वे घर नहीं जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, वे घर नहीं गए हैं। तो जो मैंने आपको ऊपर यूसेज बताया था कि कुछ सफिक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रत्यय इस्तेमाल किए जाते हैं, या है, आ है, ई है, ए है, ये है, तो ये सब क्या करते हैं, ये इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि वे घर नहीं, जैसे हम कहते हैं पहुंचे हैं,
वे घर नहीं पहुंचे हैं। अब इस केस में क्या होगा, वे फिर से दे, घर होम, नहीं नॉट, पहुंचे, मतलब इसमें पहुंचे का मतलब है वही जा चुके हैं या पहुंच चुके वाला सेंस है, तो पहुंचे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहुंचने को हम कहते हैं रीच, और क्योंकि ये यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है तो हम लिखेंगे रीच्ड, ईडी लगाएंगे। दे होम नॉट रीच्ड, और है तो हैव। लेकिन अब भी इसका सेंस नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको दोबारा से फ्रेम करना है, रीस्ट्रक्चर करना है इसको। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दे हैव हेल्पिंग वर्ब नॉट रीच्ड, दे हैव नॉट रीच्ड होम, क्योंकि ऑब्जेक्ट फिर से बाद में आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस या वाक्य इनको कहा जाता है। तो प्रश्न में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर मेन वर्ब को लिखा जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट को। ये जनरल स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या हैव, सब्जेक्ट जो भी होगा, ठीक है, और मेन वर्ब होगी थर्ड फॉर्म। अब इस केस में जैसे सेंटेंस होता है कि क्या वे घर नहीं गए हैं, तो इस वाक्य को कैसे लिखेंगे, क्या मतलब हैज और हैव, वैसे क्या होता है व्हाट, लेकिन यहाँ व्हाट नहीं आएगा, हमें हैज हैव में से चूज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट है वे, जो कि होता है दे, तो हैज हैव में से क्या चूज करेंगे, हैव का इस्तेमाल यहाँ होगा, हैव दे। अब घर क्या होता है, होम, नहीं मतलब नॉट, गए हैं फिर से। अब इसमें दोबारा क्या हमें लिखने की जरूरत है, हैव को दोबारा लिखेंगे, नहीं, या में हैव को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या में ही वो एक्सप्रेशन आ जाता है, क्या वे घर नहीं गए हैं। ठीक है, तो गए का हम यहाँ पर यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, जो कि होगा गॉन, और क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल। तो सेंटेंस कैसे बनेगा आपका, यू विल राइट इट लाइक हैव दे नॉट गॉन होम। ठीक है, अब यहाँ हमें दोबारा हैव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार तो क्या के लिए हैव यूज हो गया, एक बार हैं के लिए यूज करेंगे, नहीं, उसकी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पर वो एक ही बार यूज होके कंप्लीट सेंस देता है, हैव दे नॉट गॉन होम, ये आपका वाक्य बन जाएगा। तो ये है आपके कि वाक्य कैसे बनाते हैं हम इसमें। ठीक है, जैसे अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, वह स्कूल नहीं गया है, मतलब वो आज नहीं गया है, इस वक्त नहीं गया है, तो वह स्कूल नहीं गया है। फिर से क्या होगा, ही, क्योंकि है और वो भी सिंगुलर है गया, तो क्या आएगा, हैज, ही हैज नॉट गॉन, वह नहीं गया है, वह कहाँ नहीं गया है, स्कूल नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। अब देखो होम के साथ हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि टू का इस्तेमाल नहीं होता है, टू नॉट यूज्ड विद होम, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन बाकी जगह के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। अब हम बात करेंगे इसमें यूज किए जा या इसके यूजेस की, क्यों और कहाँ हम इनका यूज करते हैं, कहाँ इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह के वाक्यों के लिए किया जाता है। तो अगर यूजेस की बात किए जाए
प्रयोग हम इसको कहते हैं, कहाँ हम इनको यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज है फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, कि वो वाक्य जो अभी पूरे हुए हैं कुछ वक्त पहले, वो कार्य जो अभी कुछ वक्त पहले पूरे हुए हैं, तो उनके लिए हम यूज करते हैं। जैसे तो लाइक मैंने अभी लंच किया है, ठीक है, तो मैं लिखूंगी आई हैव टेकन माई लंच, मतलब ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो उन कार्यों के लिए हम कर सकते हैं। वह अभी गया है, वह अभी गया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ही हैज जस्ट गॉन, अभी, जस्ट, ठीक है। तो इन शब्दों का भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्या पहचान है, अगर हमें बात करनी है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो हम क्या किन शब्दों से पहचान करते हैं। अगर आपको इंग्लिश में वाक्य हो, ठीक है, तो क्या ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जस्ट, नाउ, ऑलरेडी, एवर, नेवर, कई बार बिफोर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य शब्द होते हैं, इनका इन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, इन सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो रिसेंटली जो काम हुआ हो, अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा हुआ हो, तो और मतलब इस तरीके से कि उसका अभी भी असर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखे जाते हैं। दूसरा, फॉर पास्ट एक्शंस। अब ये उन पास्ट के, भूतकाल में किए हुए कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर पास्ट एक्शंस दैट स्टिल हैव इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव, ठीक है। दैट स्टिल हैव इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, इन प्रेजेंट, कि उसका असर आपके अभी भी किसी कार्य पर या आपके वर्तमान पर हो रहा हो। ऐसे एक्शंस, जैसे आपने आपके साथ क्या हुआ कल की, आपका पर्स गुम गया, ठीक है, या किसी ने आपका पर्स चुरा लिया, आपको अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो मतलब आपके कार्ड्स हैं और इम्पोर्टेंट जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, वो शायद उसी में रह गए, वो उसमें चले गए। तो अब आपके पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है, आपका एटीएम कार्ड नहीं होगा, आपका हो सकता है आई कार्ड्स नहीं हो, पैन कार्ड्स नहीं हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी हैं, है ना। और अगर आपके पास वो चीज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी भी आपको असर कर रहा है, ठीक है। जैसे मेरा पर्स गुम हो गया है या खो गया है, ठीक है। अब वो कल हुआ था, लेकिन आप ये नहीं बताओगे कि कल गुम हो गया था। अगर आप कल गुम हो गया था बताओगे, तो मतलब वो पास्ट की बात हो गई, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं मेरा पर्स गुम हो गया है, इसका मतलब वो अभी भी गुम हो रखा है, अभी भी आपको वापस नहीं मिला है। तो ऐसी सूरत में जब वो काम अभी भी आपको असर कर रहा है, तो आपको उसको प्रेजेंट में ही लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, आई, मेरा पर्स। आप या तो ऐसे लिखोगे, आई हैव
लॉस्ट माई पर्स। दो तरीके से आप इसको लिख सकते हो, दोनों ही वाक्य ठीक होंगे। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, या माई पर्स इसका पैसिव में हो सकता है, माई पर्स हैज बीन लॉस्ट। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई पर्स या माई पर्स हैज बीन लॉस्ट, दोनों ही बातों का मतलब सेम है, मेरा पर्स गुम हो गया है। आप चाहे तो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा खाना दोपहर में खा लिया था और अब शाम के टाइम में आप कुछ नहीं खाना चाहते हैं। ठीक है, या आपको ब्लोटिंग हो रही है, ठीक है, और मतलब आपका पेट बहुत भरा है, तो आप क्या कहोगे? मैंने आज दोपहर में बहुत खा लिया है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आई हैव ईटन अ लॉट ड्यूरिंग लंच। आई हैव ईटन अ लॉट ड्यूरिंग लंच। अब खाया लंच में था, या आप टुडे भी लिख सकते हैं कि आई हैव ईटन अ लॉट टुडे, मैंने आज बहुत खाया है। ठीक है, तो आई हैव ईटन अ लॉट। अब ये हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? खाया तो था लंच में, लेकिन अब भी हैव ईटन की फॉर्म में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये आपको परेशान कर रहा है। अब आप कुछ और खाना चाहते हैं, आप नहीं खा सकते हैं क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि आप डिनर भी नहीं खा पाए। तो ये क्या करता है कि ये हमें असर करता है, ठीक है, हमारे ऊपर असर डालता है, हमारे प्रेजेंट पे असर डालता है। हालांकि हुआ था वो लंच के टाइम में, तो लंच जा चुका है, वो वक्त जा चुका है, तो ये पास्ट बन चुका है, लेकिन तो भी इसका असर अभी भी हो रहा है, नाउ। तब इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो 2 दिन पहले, हॉस्पिटल में हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि ही मेट एन एक्सीडेंट 2 days अगो। अगर वो उस टाइम पे ठीक हो गया, माइनर सा एक्सीडेंट था, उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो आप लिखोगे उसको पास्ट में, ही मेट एन एक्सीडेंट 2 days अगो। लेकिन क्योंकि वो अभी भी हॉस्पिटल में है, दवाइयां खा रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, चोटें आई हैं, ठीक नहीं हुआ है, तो आप उसको क्या लिखोगे? आप लिखोगे ही हैज मेट एन एक्सीडेंट। ही हैज मेट एन एक्सीडेंट। अब यहां पर आप टाइम नहीं लिखोगे, नो टाइम। कब? क्योंकि जैसे ही आपने 2 days अगो लिखा, वो पास्ट की बात हो गई, और यहां पर हैज मेट के साथ मिसमैच हो गया। ठीक है, तो कभी भी मैं यहां पर नोट लिख देती हूं, डू नॉट मेंशन एग्जैक्ट पास्ट टाइम इन प्रेजेंट परफेक्ट। कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि जैसे ही आप लिख दोगे, और आपको ये फायदा भी पहुंचाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सेंटेंस करेक्शन के लिए भी आते हैं। तो अगर सेंटेंस करेक्शन के लिए आ रहा है आपको क्वेश्चन, तो वहां पर अगर प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हो ऐसे ही, हैज मेट एन एक्सीडेंट, और यहाँ पर टाइम भी लिख दिया हो पास्ट का, इसका मतलब वो गलत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो उस पास्ट वाले टाइम को हटा दो, या फिर वर्ब को चेंज कर दो। जैसे ही हैज मेट एन एक्सीडेंट, आपको ऐसे दिया गया होता, ही हैज मेट एन एक्सीडेंट yesterday। मानो ऐसे दिया गया कि कल उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब आपने इस सेंटेंस को जैसे पढ़ा ना, कल उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, चाहिए हुआ है तो नहीं कहेंगे ना, तो इस yesterday को आप यहां से हटा देंगे, या फिर इस हैज मेट में से हैज को हटा दो, आप सिंपली लिख दो ही मेट एन एक्सीडेंट yesterday। तो ये आपका वाक्य बन जाएगा, ठीक है, करेक्ट फॉर्म में।
तो एग्जैक्ट पास्ट टाइम आपको नहीं बताना है। अब ये हो गई बात यहाँ पर, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आपको याद भी नहीं होता है, यू नो, व्हेन यू डोंट इवन रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम, जब आपको याद ही ना हो कि वो काम कब किया था। तो उस केस में आप पास्ट पर प्रेजेंट इंडेफिन सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, फिर आपको पास्ट में उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि आपने कोई किताब पढ़ी थी, आपने वो पढ़ी हो कुछ साल पहले, लेकिन कौन से साल में पढ़ी थी वो आपको याद नहीं है, कब पढ़ी थी वो याद नहीं है, तो आप सिंपली लिख सकते हो आई हैव रेड दिस बुक। आई हैव रेड दिस बुक। आप यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। आई हैव रेड दिस बुक बिफोर, कि पहले भी पढ़ी है, या आई हैव रेड दिस बुक ऑलरेडी। इन दोनों में से आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम आएगा। ठीक है। मैंने ये किताब पहले भी पढ़ी है। ठीक है। तो इस वाक्य में आई हैव रेड दिस बुक बिफोर या ऑलरेडी, कब पढ़ी है वो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो जब इस तरह का रेफरेंस आप देते हैं, बिफोर, ऑलरेडी, तो इसको कहा जाता है वेग टाइम। वेग मतलब अनक्लियर। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम अनक्लियर, ठीक है, वेग, ऐसे टाइम का इस्तेमाल किए करते हैं। ठीक है, अनक्लियर टाइम है ये, वेग टाइम। एग्जैक्ट टाइम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमने किन किन जगह पर इस्तेमाल किया। उन एक्शंस के लिए जो कि अभी अभी हुए हैं, उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में हुए थे, ठीक है, लेकिन उनका असर अभी भी हो रहा है। तीसरा, उन एक्शंस के लिए जो कि जिनका वक्त हमें याद नहीं है कि एग्जैक्टली वो काम कब हुआ था। ठीक है। चौथी चीज, हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल उन एक्शंस के लिए भी करेंगे जो लंबे समय से हुए हैं। ठीक है। फॉर एक्शंस दैट हैपेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त तक हुए। ठीक है। एंड मे कंटिन्यू इवन नाउ, और हो सकता है कि अभी भी हुए हों या हो रहे हों। जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि वे यहाँ 10 साल रहे हैं। वे यहाँ 10 साल रहे हैं मतलब कंप्लीट हो गए हैं। ये बात करता है कंप्लीशन की, कि ये काम पूरा हुआ है इतना। अब आगे रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं उसका हमें नहीं पता है। ठीक है, उसका यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन, कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 10 साल पूरे होने की बात कर रहा है। तो हम इसको लिखेंगे दे के साथ हैव, थर्ड फॉर्म, रहे हैं तो लिव्ड, कहाँ, यहाँ, हियर, कितने साल तक, 10 साल तक। और 10 साल क्या है, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन जब आप लिखते हो, पीरियड जब लिखते हो, ठीक है, तो इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं फॉर। दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। ठीक है, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। अब इस 10 को भी आप ना TEN लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि जो एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग है उसके हिसाब से जो नंबर्स होते हैं 1 to 10, उनको आपको वर्ड्स में लिखना चाहिए।
और जो 11 और उसके आगे होते हैं उनको आपको नंबर्स में ही लिखना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखें जब आपको लिखना होता है, ठीक है। तो जो 1 से 10 तक होगा उसको तो आप वर्ड्स में लिखेंगे, ONE 1, TWO 2। तो जब आपको उनका नंबर बताना हो तो आप वर्ड्स में लिखें, लेकिन जैसे ही 10 से ज्यादा का नंबर होता है आप उनको सिंपली नंबर्स में ही लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ होता 15 तो हम यहाँ पर लिखते 15, सिंपल, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने 10 साल लिखा है, यहाँ पर मैं लिखती 15, लेकिन इस 15 को मैं ऐसे लिखने की बजाय मुझे कैसे लिखना था, 15। वे यहाँ 15 साल रहे हैं, 15 साल तक रहे हैं, ऐसे आप वाक्य जब बनते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये उन वाक्यों के लिए है या उन कार्यों के लिए है जो कि कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, लंबे अंतराल तक। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपने दो चीजें यहाँ पे नोटिस की होंगी, एक तो मैंने जिक्र किया है पास्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट सिखाते वक्त, और एक आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे मतलब अंतराल का या लंबी ड्यूरेशन की बात हम एक और टेंस में करते हैं कि जहां पर कार्य लंबे समय तक होते हैं, ठीक है। वो कौन सा टेंस होता है, तो हमारा जो अगला टेंस है वो वही है, और मैं आपको अभी बताऊंगी कि वो भी इसी के रेफरेंस में होता है, ठीक है। तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो इसको भी याद करने का और इसका स्ट्रक्चर याद करने का तरीका समझाती हूँ। प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएंगी हैज और हैव। परफेक्ट है तो परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, थर्ड फॉर्म या मेन वर्ब की नहीं होगी, बी की होगी, एज ए हेल्पिंग वर्ब वो भी काम करेगी। तीसरा है कंटिन्यूअस, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर आपका इस सेंटेंस के टाइटल से ही पता चल जाता है कि प्रेजेंट है तो हैज हैव, कि अभी है या हुआ है या हो रहा है, मतलब है जो आता है। परफेक्ट मतलब बीन, थर्ड फॉर्म, ठीक है, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगा, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। और क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर हम लॉन्ग टाइम की बात करेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो टाइम बताने के लिए हम सिंस और फोर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, प्लस टाइम, कि क्या टाइम, कितने लंबे टाइम तक हुआ वो, ठीक है। और यहाँ आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें हैज हैव चुनना है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, कि कैसे वो वाक्य बनेगा, ठीक है। तो कैसे वाक्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हम कह सकते हैं इट इज, इसको प्रयोग किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करने के लिए, दोज एक्शंस, उन कार्यों को, which started in the past, जो कि पास्ट में शुरू हुए थे, and continue, चल रहे हैं, until now, अब तक। बहुत आसान है। कोई कार्य 2 घंटे पहले शुरू हुआ हो, आपका एग्जाम ही मान लो, और आप अभी तक उसको लिख रहे हैं, 2 घंटे पहले शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये वैसा ही एक्शन हो गया जो पास्ट में शुरू हुआ, चाहे 2 घंटे पहले ही हो, क्योंकि हर पासिंग मोमेंट, हर गुजरता हुआ पल वो पास्ट ही बन जाता है, ठीक है। लेकिन उसका असर कितना प्रेजेंट में होता है, उससे हम उसको डिनोट करते हैं कि वो प्रेजेंट एक्शन है या नहीं है,
वरना सारे एक्शंस पास्ट के होते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, हमने क्या किया कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए एंड कंटिन्यू अंटिल नाउ, और अभी तक चल रहे हैं। सो एग्जाम्पल, वे 2 घंटों से पेपर लिख रहे हैं। सो वे, दे, 2 घंटों, 2 आवर्स, नंबर का ध्यान रखना, ठीक है, 2 आवर्स से, घंटे हैं, ड्यूरेशन है, तो इस से के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर। पेपर, पेपर लिख लो, लिख रहे हैं, लिख रहे मतलब बीन राइटिंग, है मतलब हैव। तो ये तो हो गए कि हमने हर एक शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब इनकी हमें प्रॉपर सीक्वेंसिंग करनी है स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि पहले आएगा जी सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी बीन, फिर आएगी मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट आएगी। ऑब्जेक्ट में क्या लिख रहे हैं, कब से लिख रहे हैं, व्हाट और टाइम, वो सब आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है फिर से, दे, हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, बीन राइटिंग द पेपर, क्योंकि अगर वो एक ही पेपर लिख रहे हैं तो द पेपर फॉर 2 आवर्स, फॉर टाइम से पहले आएगा। ये प्रिपोजिशन है जो टाइम जो भी होता है उससे पहले हम इस्तेमाल करेंगे। सो दे हैव बीन राइटिंग द पेपर फॉर 2 आवर्स। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है कि प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम उतना खत्म हो गया, हम उसके कंप्लीशन की बात करें, लेकिन यहाँ पर कंप्लीशन की बात पे ध्यान न देकर कि वो चल रही है, हम उस पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, कि वो कितने टाइम से चल रही है। हम कहें कि सुबह से बारिश हो रही है। इस केस में क्या होगा, सुबह से, सुबह अब एक स्पेशल स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट पॉइंट है टाइम का, है ना। तो जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो तो इस से के लिए हम लिखेंगे सिंस। ड्यूरेशन होता तो फोर लिखते, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है कि सुबह से हो रही है, हमें सुबह का अंदेशा हो रहा है, ठीक है, अंदाजा हो रहा है हमें कि हाँ सुबह, तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। बारिश हो रही है तो हम क्या लिखते हैं, बारिश हो रही, रेनिंग का इस्तेमाल करेंगे, और हैव और बीन का। तो लेकिन अब क्या करते हैं कि हम अब ऐसे तो नहीं लिखेंगे रेनिंग हैव बीन, इसका सेंस नहीं बनेगा, लेकिन जब बारिश हो रही हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट का। इट के साथ हैव, फिर बीन रेनिंग, सॉरी हैव नहीं आएगा, इट के साथ हैज आएगा, क्योंकि इट होता है सिंगुलर। इट हैज बीन रेनिंग। अब अगर होती 2 घंटे से हो रही है तो हम लिखते फॉर, लेकिन यहां लिखा है सुबह से, तो हम लिखेंगे सिंस। और सुबह क्या होती है, मॉर्निंग। तो जैसे ही ऐसे शब्द हों, बारिश हो रही है, ठीक है, या फिर
बर्फबारी हो रही है, ठीक है, बूंदाबांदी हो रही है, तो जहां पर ऐसे शब्द होते हैं कि रेन, ड्रिजल या फिर स्नो, जब इनका इस्तेमाल किया जाए तो इनके साथ हम लगा देंगे आईएनजी, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में सब्जेक्ट क्या होगा? ये सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ये वर्ब होंगे। सब्जेक्ट होगा इनके लिए इट, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर उसके बाद ये मेन वर्ब आएंगी। ठीक है, तो रेन, ड्रिजल, स्नो, इनके साथ इट का इस्तेमाल होगा एज द सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। और 4 बजे से बूंदाबांदी हो रही है। अब बूंदाबांदी क्या होती है? बारिश नहीं कह सकते हैं, स्नोफॉल नहीं है, तो बूंदाबांदी होती है ड्रिजल। ठीक है, सो अब मैंने जैसे बताया कि अब यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही है, मतलब ये तो वर्ब के साथ आ जाएगा। ठीक है, आईएनजी के साथ आएगा, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? इसका सब्जेक्ट बनेगा इट। इट हैज बीन, बूंदाबांदी मतलब ड्रिजलिंग, इट हैज बीन ड्रिजलिंग। अब 4 बजे से मतलब एग्जैक्ट टाइम है, सो इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, तो यहां पर आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब ये काम क्या है? ये पास्ट से चलता आ रहा है, ठीक है, और ये अब जैसे प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट में भी कुछ हद तक पूरा होता है और ये आगे भी चल रहा होता है। मतलब अगर हम इस पल में हैं नाउ, तो ये यहाँ तक तो हुआ है और आगे भी आगे बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तक ये चल रहा है। ये पास्ट है, ठीक है, पास्ट में मानो 4 बजे शुरू हुआ, तो ये 4 बजे शुरू हुआ और ये चलता जा रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में एंटर हो गया, ये नाउ वाला पीरियड होता है कि अभी भी हो रही है, ठीक है, रुकी नहीं है। ठीक है, कब रुकती है वो हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि अभी भी हो रही है। ये हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट का मैं आपको डिफरेंस भी समझा देती हूँ। देखो, पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है? इसमें वो कार्य जो था वो खत्म हो गया, ठीक है, पास्ट एक्शन होगा जिसमें ता था, वह जाता था, वह खाता था, वह खाती थी, ठीक है, वह जाती थी, वे जाते थे। सो ता था, ती थी, ते थे, या वे गए थे, वे चले गए। सो इसमें भी ये है नहीं आएगा, या ये वाला, या ये थे, या था, गया था, गई थी, या फिर गई, ये वाला ये, ऐसे। तो जिन वाक्यों के अंत में इस तरह के सफिक्स आते हैं, प्रत्यय आते हैं, तो क्या करना होता है कि आपको पास्ट एक्शन ही उनको मानना होता है और पास्ट सिंपल टेंस में उसको लिखा जाएगा। ठीक है, और पास्ट सिंपल में क्योंकि प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म को डिनोट करता है क्योंकि वो कार्य अभी होता है, पास्ट सिंपल में वो कार्य हुआ था, मतलब वो अब पास्ट फॉर्म में चला जाएगा और पास्ट फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म। जैसे डू की पास्ट फॉर्म है डिड, गो की पास्ट फॉर्म है वेंट, राइट की पास्ट फॉर्म है रोट। ठीक है, रीड की पास्ट फॉर्म है रेड।
लेकिन RED नहीं होगा, READ ही होगा, रीड रेड। ठीक है, बस बोला जाएगा रेड, ये बोला जाएगा रीड। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है रेड, और रीड जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। तो पास्ट सिंपल टेंस में किस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा? सेकंड फॉर्म का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं वे चले गए, वे चले गए, वे मीन्स दे, चले गए मतलब लेफ्ट, दे लेफ्ट, सिंपल, और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर आता है कि वे नहीं गए, वे नहीं गए, इस केस में क्या होगा? दे अब नहीं आ गया है, तो इस केस में दे के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो होती है डिड प्लस नॉट। दे डिड नॉट गो, सिंपल। ठीक है, और अगर होता है इंटेरोगेटिव तो आप लिखते डिड, क्या वे गए, डिड दे गो, सिंपल। उसको हम लिखेंगे क्या वे गए, सो डिड दे गो। ये आपका स्ट्रक्चर होता है पास्ट सिंपल टेंस का, और इनका इस्तेमाल किया जाता है उन वाक्यों के लिए या उन कार्यों के लिए जो पास्ट में खत्म हुए। एक्शंस कंप्लीटेड इन या डन इन पास्ट, जो पास्ट में किए गए, लाइक दे वेंट होम, वे घर गए, मतलब अभी वो यहाँ नहीं है, वो अपने घर में होंगे, दे वेंट होम। मैंने कुछ पत्र लिखे, आई रोट सम लेटर्स। ठीक है, ये पास्ट में हुआ। अब देखो यहाँ पे हमने पास्ट का कोई टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन सेकंड फॉर्म का प्रेजेंट होना भी आपको बता देता है कि ये पास्ट टेंस है। देन ये उन एक्शंस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्शंस इन पास्ट, कि पास्ट में हुए एट अ सर्टेन टाइम, मतलब किसी निश्चित समय पर, आपको वो समय पता है, आप वो समय लिख रहे हैं। जैसे कि वे या वह वह सुबह ऑफिस गया था, वह सुबह ऑफिस गया था, तो हम क्या लिखेंगे? ही वेंट टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग नहीं है, सुबह की बात हो रही है। कल मेरी घड़ी खो गई थी। ठीक है, खो गई थी, तो इसमें क्या होगा? मेरी घड़ी, माई वॉच, खो गई थी, वॉच क्या है? सिंगुलर है, उसके लिए वॉज का इस्तेमाल होता है। देखो जैसे बी में मैंने आपको बताया था, इज एम आर प्रेजेंट के लिए है, ये मैंने आपको क्लियरली बताया था। पास्ट के लिए वॉज और वर होता है, तो अगर सिंगुलर होगा तो वॉज का इस्तेमाल होगा, और प्लूरल होगा तो वर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, सो माई वॉच सिंगुलर है, एक वचन है, तो वॉज आएगा। माई वॉच वॉज लॉस्ट, कब?
कल, yesterday। ये हो गया, ये पैसिव में है, ठीक है, जिसमें हमने जो चीज गुम हुई है, ऑब्जेक्ट जो है उसको पहले लिख दिया है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लॉस्ट माई वॉच yesterday। ये एक्टिव में लिखा जाएगा इस तरीके से, और दोनों बातों का मतलब जो है वो सेम है। और मैंने जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि हम पास्ट एक्शंस की बात करते हैं, पर उनकी जो कि जिनका टाइम फिक्स नहीं है या हमें पता नहीं है कि कब हुआ था, ठीक है, तो वो टाइम रेफरेंस के बगैर कहाँ लिखा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन अगर आपको उस एक्शन का टाइम पता है तो आप उसको पास्ट में लिखो। जैसे कि उसमें एक एग्जाम्पल था कि मैंने एक किताब पढ़ी है या पहले भी पढ़ी है, तो इसी बात को अगर आप लिखोगे कि मैंने ये 2015 में पढ़ी थी, मैंने ये किताब 2015 में पढ़ी थी, तो आप क्या लिखोगे, आई रेड, थर्ड सेकंड फॉर्म, आई रेड दिस बुक इन 2015, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जब आपको सही समय पता है पास्ट, तो आप यहाँ पर पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ये बात आप याद रखें। और तीसरी बात, हम पास्ट जो टेंस है इसका इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के लिए जो कि पास्ट हैबिट्स होंगी, पुरानी आदतें, कि वे वहां जाया करते थे, तो हम उसको क्या लिखेंगे, दे यूज्ड टू गो देयर। मोडाल का इस्तेमाल करेंगे यूज टू का, सो दे यूज टू गो देयर, वे वहां जाया करते थे। और ऐसा ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वुड का, दे वुड गो देयर। यूज टू और वुड दोनों ही पास्ट हैबिट को बताती हैं, पुरानी आदतों को बताती हैं, ठीक है। सो पुरानी आदतें, यूज टू और वुड का इस्तेमाल होता है और इनके साथ यूज होते हैं फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इनको हम मोडाल्स भी कहते हैं, मोडाल्स हम डिस्कस करेंगे टेंसेस के बाद। तो ये हो गई पास्ट हैबिट्स, पुरानी आदतें। दे यूज टू गो देयर, दे वुड गो देयर, या फिर शी वुड स्लीप ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर सोया करती थी, सो शी वुड स्लीप ऑन द फ्लोर। ये भी क्या है, ये पुरानी आदत है, ये पुरानी चीज है जो कि हुआ करती थी, ठीक है। अब इसके साथ साथ, अब आप ये मत बोलेगा कि ये वुड तो फ्यूचर की वर्ब है। नहीं, वुड जो है ये पास्ट फॉर्म है विल की, तो पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से यूज टू में यूज्ड भी क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब जो लास्ट यूसेज है वो है आपकी, आ, हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में। हाइपोथेटिकल मतलब मनगढ़ंत, इमेजिनरी सिचुएशंस, ठीक है। वहां पर हम क्या करते हैं, वी यूज पास्ट सिंपल टेंस, लाइक अगर मैं बर्ड या पंछी होता तो उड़ जाता, है ना। तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, इफ आई, लेकिन याद रखो वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा, इफ वाले सेंटेंसेस में वर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इफ या ओनली इफ जहां पर होता है वहां पर आपको वर का इस्तेमाल करना है, वॉज का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ये आपका वाक्य बन जाएगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। एक आपका एग्जाम में आया हुआ था,
काश उसने थोड़ी मेहनत और की होती, या काश उसने काम के लिए और ऑनेस्टी या सेंसिबिलिटी दिखाई होती। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, ओनली इफ ही वर, यहाँ पर ब्लैंक दिया था, ओनली इफ ही वर मोर सेंसिबल टुवर्ड्स हिज जॉब। तो यहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं, ही के साथ तो वॉज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कैसे पता चला, ओनली इफ से। तो जब ओनली इफ या इफ आता है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनने जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्या है, टेंसेस थे। हमने क्या क्या कवर किया, प्रेजेंट परफेक्ट कवर किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कवर किया, और पास्ट सिंपल कवर किया। ठीक है, आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क समझ में आया होगा। पर प्रेजेंट परफेक्ट में काम के खत्म होने का पता चलता है, और कंटिन्यूअस में वो अभी भी चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ, कुछ हद तक पूरा हुआ, लेकिन अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। और पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है, दोनों ही पास्ट एक्शन की बात कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में उन एक्शंस का या तो टाइम आपको नहीं पता होगा पास्ट में कब हुआ, या आप लिखते नहीं हैं उसके टाइम को, या फिर आपको अब वो आप पे अभी भी असर डाल रहे होंगे, पास्ट एक्शन है लेकिन प्रेजेंट में भी जब असर करता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप उसको लिखें। और पास्ट सिंपल में वो एक्शंस क्या हुए हैं कि वो पास्ट में ही खत्म हो जाते हैं, उनका प्रेजेंट में कोई असर नहीं होता। अगर मेरी चाबियां कल गुम हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आज भी उससे कोई असर हो रहा है, या तो मुझे वो मिल गई होंगी, या फिर मैंने नई चाबी ले ली होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करते हैं और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और आपको आपके एग्जाम में भी मदद करेगा। आपको क्या करना है, आपको इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन था, आपके आरएस मेंस में ही आया था, वो क्या था कि डिड सोहन स्क्रैच्ड, ऐसे कुछ था, डिड सोहन स्क्रैच्ड हिज कार्ड। एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो डिड सोहन स्क्रैच्ड, अब मैंने आपको बताया कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो स्क्रैच्ड जो है ये आपकी गलती है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्क्रैच, ईडी को हटा दो। डिड सोहन स्क्रैच हिज कार्ड, ये आपका सही सेंटेंस बनेगा, डिड सोहन स्क्रैच, ईडी नहीं आएगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो हमें दो दो सेकंड फॉर्म की जरूरत है ही नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब ही सेकंड फॉर्म में आ गई तो हमें मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो आई अगेन अर्ज यू टू रिवाइज दीज लेक्चर्स, ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट्स को समझें, और अपने क्वेश्चंस के जब भी आपको सॉल्यूशन करने होते हैं तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को ही यूज करना है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको वही कॉन्सेप्ट्स कराऊं जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, और ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।